हेलो एंड वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। MDM हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो जो है हम लेके आए हैं BSc पार्ट फर्स्ट के बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए। हम जो है फंजाई के बारे में बात करेंगे, जो अस्टिलेगो फंजाई है, जो लूज़ और कवर्ड स्मट नामक रोग जो है फैलाता है वीट में। ये जो गेहूँ की बालियाँ या स्पाइकलेट्स आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसमें प्रोडक्शन जो है गेहूं का कम हो जाता है इस रोग की वजह से। तो ये लेक्चर जो है आपके लिए एक तरीके से इस रोग को भी मद्देनज़र रखते हुए हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे और अस्टिलेगो जो है उसका लाइफ साइकिल भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्टिलेगो सबसे पहले जो है हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अस्टिलेगो में किंगडम जो है वो फंजाई है। हम जो है क्लास में ये जो लेक्चर जो है वो वैसे एक तरीके से पढ़ चुके हैं, हम आधा पार्ट इसका कर चुके थे, लेकिन ये जो है इस लेक्चर में हम पूरा दोबारा से इसको स्टडी करेंगे। फंजाई फाइलम जो है इसका बेसिडियोमाइकोटा और क्लास जो है बेसिडियोमाइस्टीज और ऑर्डर जो है वो अस्टिलेगोजिनेल्स और अस्टिलिजिनेसी और अस्टिलेगो जो है इसका जीनस है। अगर मैं बात करूं इसकी स्पीसीज़ की, तो स्पीसीज़ मेनली जो है जो गेहूं में रोग फैलाती है जिसको हम बोलते हैं अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई। न्यूडा वैरायटी है इसकी, वैरायटी ट्रिटिसाई। ये जो है इसकी वैरायटी है ट्रिटिसाई और ये अस्टिलेगो न्यूडा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो देखिए आप, ये जो ओवरीज हैं जो स्पाइकलेट्स में, इन ओवरीज को जो है ये इन्फेक्ट कर दे रहा है और इन्फेक्शन के बाद जो है जहाँ जहाँ फ्रूट बनना चाहिए था उस जगह पर आपके पास जो अस्टिलेगो का जो माइसीलियम है वो वहाँ पर स्पोर्स बना देता है, जिस वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो आगे जो अगर हम बात करें इस फंजाई की, तो इस फंजाई में हम वेजिटेटिव माइसीलियम जो है उसको पढ़ेंगे। वेजिटेटिव माइसीलियम की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास इस स्ट्रक्चर में आपके पास देखिए दो टाइप के माइसीलियम जो है मेनली पाए जाते हैं इस अस्टिलेगो में। एक तो ये माइसीलियम जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये माइसीलियम जो है वो प्राइमरी माइसीलियम होता है, जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो है उसकी क्या विशेषता होती है? उसकी विशेषता ये होती है कि उसकी प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। ये इसका एक हाइफी है, ये इसका एक हाइफा है और इस हाइफा में जो देखिए आप ये जो सेल्स हैं ये पहली बात सेप्टेट हैं। तो अगर हम बात करें इसके प्राइमरी माइसीलियम की विशेषताओं की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो है सेप्टेट होता है। ये कैसा होता है? सेप्टेट होता है। सेप्टेट के अलावा प्रत्येक जो कोशिका है इसकी, उसमें एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो प्रत्येक कोशिका में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से ये जो माइसीलियम है ये एक हिसाब से हैप्लोमाइसीलियम होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका जो है ईच सेल कंटेन्स वन न्यूक्लियस, ईच सेल कंटेन्स वन न्यूक्लियस। जैसे कि इस एक न्यूक्लियस वाली जो प्रत्येक सेल है, जो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है, ऐसे माइसीलियम को हम जो है बोलते हैं हैप्लोमाइसीलियम। क्या बोलते हैं? हैप्लोमाइसीलियम। तो ये कैसा है हमारे पास? हैप्लोमाइसीलियम। अब अगर मैं बात करूं इस हाइफी की, तो ये हाइफी जो है मेनली अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई जो है उसमें ये हाइफी इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। मतलब जो इन्फेक्शन होता है वो इस हाइफी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये जो माइसीलियम है ये क्या है, इसमें दो प्रभेद होते हैं या दो आपके पास प्लस माइनस टाइप के स्ट्रेन्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं। स्ट्रेन्स कितने हो सकते हैं इसके? स्ट्रेन इसके हो सकते हैं एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन। ये दो टाइप के स्ट्रेन जो है, दो टाइप के हाइफी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब ये दो टाइप के हाइफी या दो टाइप के स्ट्रेन जो है वो फ्यूज होते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्लाज्मोगेमी। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया से क्या होता है? ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है या
जो डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम है, या जिसको हम दो केंद्रक वाला जो माइसीलियम है, प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, ये माइसीलियम जो है कह सकते हैं। तो ये किसका परिणाम है? ये प्लाज्मोगैमी का परिणाम है। प्लाज्मोगैमी से क्या बनता है? सेकेंडरी ये जो आपका माइसीलियम है ये बनता है। सेकेंडरी माइसीलियम जो है, उस सेकेंडरी माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका जो है उसमें कितने केंद्रक होते हैं? इसकी प्रत्येक कोशिका में 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस जो प्लस प्रभेद का है और एक न्यूक्लियस जो माइनस प्रभेद का है। मतलब दोनों स्ट्रेन्स के न्यूक्लियस जो हैं फ्यूज नहीं होते हैं, सिर्फ प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी का मतलब सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है सेल्स का, जो है न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं। तो ये जो 2 न्यूक्लियस वाली प्रत्येक जो कोशिका है, इस कोशिका को बोलते हैं हम डाई कैरियन स्टेज। तो ये कौन सी स्टेज होगी? ये डाई कैरियन स्टेज है। डाई कैरियन का मतलब है प्रत्येक कोशिका जो है, ये जो आप सेल देख पा रहे हैं, इस प्रत्येक कोशिका में क्या है, एक कोशिका में 2 न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट हैं, एक ये वाला न्यूक्लियस और एक ये वाला न्यूक्लियस। अगर हम इसको प्लस से डिनोट करें तो इसको हमें माइनस से डिनोट करेंगे, क्योंकि एक प्लस स्ट्रेन का है और दूसरा माइनस स्ट्रेन का है। पूरा का पूरा जो डायग्राम है उसमें आप देखेंगे कि सेप्टा जो है हर एक जगह प्रेजेंट है। तो ये जो माइसीलियम होता है ये सेप्टेट होता है। ये माइसीलियम कैसा होता है? ये सेप्टेट होता है, और सेप्टेट होने के साथ साथ इस माइसीलियम की जो ब्रांचिंग है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो ये सेप्टेट भी होता है, उसके साथ ये ब्रांच भी होता है। हाईली ब्रांच जो माइसीलियम है वो पाया जाता है इस प्लाज्मोगैमी के थ्रू बनने वाला सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो वाला। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि ये जो डाइकैरियोटाइजेशन है या जो द्विकेंद्रकीय भवन जो है वो किस तरीके से होता है, मतलब उसकी जो है विधियां क्या क्या हो सकती हैं। तो जो आपके पास डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम है, मतलब जो द्विकेंद्रकीय भवन है, द्विकेंद्रकीय भवन की कई विधियां हैं। कई विधियां होने का मतलब है कि इस डाइकैरियोटाइजेशन को हम 4 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब 4 विधियां जो है इसकी पढ़ी जा सकती है। अगर आप देख पा रहे हैं इस ए वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इस माइसीलियम में प्रत्येक जो डाइकैरियोटाइजेशन है वो हो रहा है, जो प्राइमरी माइसीलियम है उनके आइफा जो है जब वो आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हो सकता है प्राइमरी माइसीलियम के आइफा जो है वो फ्यूज़ कर जाएं, आइफी फ्यूज़ कर जाएं अगर, तो पहली विधि ये होगी। दूसरी विधि में क्या हो सकता है कि जो बेसिडियोस्पोर्स हैं, बेसिडियोस्पोर्स वो स्ट्रक्चर होती है जो स्पोर्स इसके द्वारा बनते हैं। मतलब अगर प्लस स्ट्रेन है और माइनस स्ट्रेन है, अगर वो दोनों एक एक बेसिडियोस्पोर बनाएंगे और वो दोनों बेसिडियोस्पोर जो है एक जर्म ट्यूब के थ्रू अगर जुड़ जाएं तो उनका जो है प्लाज्मोगैमी जो है वो संपन्न हो जाती है। तो दूसरी विधि जो है वो इसमें हो सकती है बेसिडियोस्पोर्स के जर्म ट्यूब से फ्यूज होने पर, ये दूसरी विधि है इसकी, ठीक है। अगर हम तीसरी विधि की बात करें, 4 विधियां होती हैं मेनली इसकी, अगर हम तीसरी विधि की बात करें तो वो है बेसिडियोस्पोर्स का कंजुगेशन, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स का कंजुगेशन, बेसिडियोस्पोर्स का कंजुगेशन, जैसे कंजुगेशन बैक्टीरिया में होता है उसी तरीके से ये जो कंजुगेशन है ये संपन्न होता है, और उसके थ्रू जो है वो आपके पास एक डाइकैरियोटिक या जो द्विकेंद्रकीय भवन जो है उसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और एक सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो तैयार हो जाता है। या चौथी विधि है वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें क्या होता है कि जब सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो इन्फेक्शन थ्रेड्स बनाता है, तब वो इन्फेक्शन थ्रेड्स जो हैं वो जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उस विधि में जो है सीधा का सीधा डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है, सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो बन जाता है। तो इसकी लास्ट और चौथी विधि जो है वो है इन्फेक्शन थ्रेड्स का फ्यूज होना, इन्फेक्शन थ्रेड्स का फ्यूज होना, इन्फेक्शन थ्रेड्स का फ्यूज होना। तो ये 4 विधियां हैं जो डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दोबारा से देख लें इसको, द्विकेंद्रकीय भवन, पहला है प्राइमरी माइसीलियम के आइफा फ्यूज हो जाएं तो, दूसरा है बेसिडियोस्पोर्स के
जर्म ट्यूब से फ्यूज हो जाने पर, और तीसरा है बेसिडियोस्पोर के कंजुगेशन से, और चौथा है इन्फेक्शन थ्रेड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अगर फ्यूज हो जाते हैं तो भी डाइकैरियोटाइजेशन जो है वो हो जाता है। अब अगर हम बात करें इस मेनली जो आपका इन्फेक्शन है वो कैसे होता है, मतलब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन से इनकी संख्या जो है वो बढ़ती है। तो अगर मैं बात करूं ये जो जितना भी आपका माइसीलियम आपने पढ़ा उसमें हमने जो है 2 टाइप का माइसीलियम जो है पहले पढ़ा। रिप्रोडक्शन से पहले जो है हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। हमने पढ़ा एक तो प्राइमरी माइसीलियम और एक हमने पढ़ा सेकेंडरी माइसीलियम। अगर मैं प्राइमरी माइसीलियम की बात करूं तो प्राइमरी माइसीलियम इन्फेक्शन नहीं कर सकता। प्राइमरी माइसीलियम जो है वो सेप्टेट होता है, उसमें 2 टाइप के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं अलग अलग, एक प्लस स्ट्रेन होता है और एक माइनस स्ट्रेन होता है, और ये जो है इस अस्टिलैगोनुडा ट्रिटिसाई में इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब ये प्राइमरी माइसीलियम जो है वो इन्फेक्टिव नहीं होता है, वहाँ जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो इन्फेक्टिव होता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी माइसीलियम की, 2 डिग्री का मतलब है सेकेंडरी, तो अगर हम सेकेंडरी माइसीलियम की बात करें तो इस सेकेंडरी माइसीलियम में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा माइसीलियम है वो जो प्लांट होगा, जो वीट का प्लांट होता है, उस वीट के प्लांट के जो इंटरसेलुलर स्पेस होंगे उन इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये जो है वो प्रेजेंट होता है। पूरा का पूरा माइसीलियम जो है, जो डाइकैरियोटाइजेशन हुआ है, जो द्विकेंद्रकी भवन के पश्चात जो एक कोशिका में 2 केंद्रक वाला जो माइसीलियम बना है वो माइसीलियम सेप्टेट होता है, और वो वीट के इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होते हैं सेल्स के बीच में वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। अब ये किसी एक जगह पर भी हो सकता है, मतलब एक जगह पर होने का मतलब है कि ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है, और ये जो है पूरे के पूरे प्लांट में भी पाया जा सकता है। तो ये 2 तरीके से जो है आपको मिल सकता है किसी प्लांट में, एक तो किसी लोकलाइज्ड फॉर्म में, मतलब किसी एक विशेष जगह पर, और दूसरा पूरे के पूरे प्लांट में। लोकलाइज्ड का मतलब है किसी विशेष जगह पाया जाने वाला। ठीक है, इसके बाद जो है अब रिप्रोडक्शन जो है वो ये वाला जो सेकेंडरी माइसीलियम है, क्योंकि अब हमारे पास प्राइमरी से हम सेकेंडरी के ऊपर आ गए हैं, तो जितना भी जो होगा वो इस सेकेंडरी माइसीलियम जो है उस सेकेंडरी माइसीलियम के थ्रू जो है पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें सबसे पहले तो 2 टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली मिलता है इसमें। एक तो मिलता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो उसकी एक सामान्य सिंपल साधारण मेथड है, वो है बडिंग। ठीक है, बडिंग या मुकुलन बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो मुकुलन या बडिंग के थ्रू जो है ये रिप्रोडक्शन जो है वो संपन्न होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मेन मेथड होता है जो यहाँ इस अस्टिलैगो में पाया जाता है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली स्पोर्स के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाय मींस ऑफ टीलियोस्पोर्स, जिनको क्लेमाइडोस्पोर भी बोला जाता है, जिनको टेलुटोस्पोर भी बोला जाता है, और जिनको स्मट स्पोर भी बोला जाता है। ये सारे नाम जो है इनके हो सकते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है? ये बाय मींस ऑफ स्पोर्स, बीजाणु। किसके द्वारा होता है? ये स्पोर्स या बीजाणुओं के थ्रू जो है वो होता है, बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, इसके बाद ये जो बीजाणु हैं उनका नाम क्या होता है? तो इन स्पोर्स को हम जो है कई नामों से पुकारते हैं। जैसे ये स्मट नामक रोग फैलाता है तो हम जो है इनको कह सकते हैं कि ये स्मट स्पोर्स हैं। क्या है? स्मट स्पोर्स। दूसरा नाम जो है वो इनका हो सकता है टीलियोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स। तीसरा नाम जो है वो इनका हो सकता है टेलुटोस्पोर्स, टेलुटोस्पोर्स। और इनको हम जो इनका इस स्पीसीज में जो नाम है वो क्लेमाइडोस्पोर भी कह सकते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स। तो ये सारे जो नाम हैं ये एक ही टाइप के स्पोर के हैं, मतलब ये सारे स्पोर जो हैं एक ही चीज़ के हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर स्मट स्पोर कहा जाएगा तो भी हम उन स्पोर्स की बात कर रहे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अस्टिलैगो में बनते हैं। इसके बाद जो है हम बात करेंगे प्रक्रिया की, मतलब कैसे होता है ये। ठीक है, अब अगर मैं प्रक्रिया की बात करूं तो इस प्रक्रिया में जो है सबसे पहले क्या होता है कि जो माइसीलियम है वो पहले ग्रो होना स्टार्ट होता है।
माइसीलियम ग्रो कैसे होगा? सेकेंडरी माइसीलियम बनने के बाद क्या होता है, माइसीलियम जो है वो उस प्लांट के जो फ्लावरिंग हो रही है या जो आपका इनफ्लोरेसेंस है उसकी तरफ गति करता है। अगर हम वीट की बात करें तो वीट में जो इनफ्लोरेसेंस है वो होता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो जो स्पाइकलेट्स होते हैं इसके, स्पाइकलेट्स होते हैं जो इसके, उन स्पाइकलेट्स में ये क्या है, ये जो है उस तरफ जो है गति करता है। स्पाइकलेट्स में क्या होती हैं, स्पाइकलेट्स में फ्लावर जो है उसके पार्ट होते हैं, तो फ्लावर के पार्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो होता है ओवरी। और इस ओवरी में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो माइसीलियम है ये ओवरी के अंदर घुस के और उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि ये उस ओवरी में जो भर जाता है। भरने के बाद क्या होता है, ये ओवरी में जो आपके पास माइसीलियम होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम है, सेप्टेट है, ये सेप्टेट के साथ ये ब्रांच्ड भी है, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग जो है उन ब्रांचिंग के जो एंड्स होते हैं, उन एंड्स के ऊपर जो है ये क्या करता है, ये छोटी छोटी कोशिकाएं बनाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये कोशिकाएं जो हैं ये इन कोशिकाओं से बनी हैं जिन कोशिकाओं में 2 टाइप के न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ, तो यहाँ 2 टाइप के न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्लस स्ट्रेन का और एक माइनस स्ट्रेन का। तो जो बनने वाले छोटी छोटी सेल्स होंगी उनमें भी क्या होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे। 2 न्यूक्लियस जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है हम इनको अलग अलग कलर से डिनोट कर रहे हैं, तो ये 2 टाइप के न्यूक्लियस जो है वो इनमें भी प्रेजेंट होंगे। तो ये भी अपने हिसाब से जो है एक डाइकैरियोटिक सेल होती है। अब ये जो डाइकैरियोटिक सेल्स है, ये डाइकैरियोटिक सेल्स जो है वो जिनको हम स्पोर कहते हैं उनको बनाने का काम जो है वो करती है। तो ये जो बन रहे हैं लास्ट में, ये जो एंड है, ये जो आपको स्पोर्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास स्पोर्स हैं। और इन स्पोर्स को बनाने वाले जो हाइफी हैं उनको बोलते हैं हम, जो हाइफी इनको जनरेट कर रहे हैं उनको बोलते हैं स्पोरोजीनस हाइफी, क्योंकि क्या बना रहे हैं, ये स्पोर बना रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, स्पोरोजीनस हाइफी, ठीक है, स्पोरोजीनस हाइफी। अगर हम बात करें स्पोर्स की, तो ये जो देखिए ये स्पोर्स जो है इस तरीके से बनते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये जो स्पोर्स हैं जो हमने बताया अभी कि मान लो ये इसका माइसीलियम है और इस माइसीलियम के जो एंड पर जो है स्पोर्स बनते हैं। मान लो ये यहाँ बनने हैं स्पोर, तो ये यहाँ स्पोर बन जाते हैं, लेकिन उनमें माइसीलियम के सारे गुण जो है वो प्रेजेंट होते हैं। माइसीलियम के सारे गुण कैसे प्रेजेंट होते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक जो कोशिका होगी उस प्रत्येक कोशिका में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। और ये जो स्पोर है इनकी खास विशेषता ये होती है कि ये स्पोर जो है एक तो इनके ऊपर की भित्ति जो है वो मोटी होती है। अगर हम यहाँ बात करें, ये जो आप स्पोर देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ इसको ड्रॉ करूँ स्पोर को, तो ये मान लो मैंने स्पोर बनाया और इस स्पोर में 2 टाइप की जो वॉल है वो प्रेजेंट होती है। 2 टाइप की वॉल कौन सी प्रेजेंट होती है, 2 टाइप की वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। और उस 2 टाइप की वॉल में सबसे बाहर की तरफ जो है इंटाइन होती है। और इंटाइन अपने आप में एक मोटी लेयर होती है। मोटी लेयर का मतलब है कि जो आपने एक्साइन जो है वो एक मोटी लेयर होती है इंटाइन से। इंटाइन जो है वो एक थिन लेयर होती है और एक्साइन जो है वो मोटी होती है। इस इंटाइन और एक्साइन के अंदर की तरफ जो है आपको 2 टाइप के जो न्यूक्लियस हैं वो दिखाई देते हैं। ये जो 2 टाइप के न्यूक्लियस हैं ये कुछ समय तक तो रहता है, जब तक स्पोर जो है वो उस ओवरी में भरा हुआ है तब तक तो ये क्या करेगा, रहेगा। फिर क्या होगा, इस स्पोर के चारों ओर जो है एक जिलेटिन की परत जो है वो भी बन जाती है। मतलब ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक पतली जिलेटिन की परत जो है वो बना लेता है। ये जिलेटिन की परत जो है इसका क्या काम होता है कि ये इसको सूखने से बचाती है, ठीक है। अब जब ओवरी जो है वो भर जाएगी, ओवरी भर जाएगी, तब क्या होगा, प्लांट जो है वो हिलेगा, क्योंकि हवा चलेगी तो प्लांट जो है, गेहूं का प्लांट हिलता है। हिलने से क्या होता है कि ये स्पोर्स जो हैं उस स्पाइकलेट में जो प्रेजेंट है ओवरी, उस ओवरी से जो है बाहर निकल सकते हैं। अगर वो कवर्ड स्मट है तब तो जो है वो बाहर निकलने की संभावना कम होती है। अगर वो लूज स्मट है, लूज स्मट का मतलब है कि सिर्फ ओवरी में है, तो अगर बहुत तगड़ा झटका लगेगा तो वो जो है स्पोर छिटक के दूर चले जाएंगे। तो ये छिटक कर दूर चले जाना जो है इसको बोलते हैं हम प्रकीर्णन। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रकीर्णन या डिस्पर्जल। तो डिस्पर्जल के थ्रू जो है स्पोर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब स्पोर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तब क्या होगा, ये अंकुरण होना जो है स्टार्ट करते हैं।
और अंकुरण होने का जो समय है वो डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट होने का मतलब है कि अंकुरित जो है वो अगर जो स्पीसीज है वो कोई दूसरी है तो वो मतलब जैसे ही जड़ा उसके बाद जहाँ गिरेगा अगर वो प्लांट है तो वहाँ अंकुरित हो जाएगा। कई स्पीसीज में क्या होता है कि जैसे गेहूं का प्लांट एक बार जब चला जाता है उसके बाद 6 महीने बाद जो वापस से उसको बोया जाता है। तो उस जड़ने से बोने तक की प्रक्रिया में ये जो स्पोर है ये रेस्टिंग पीरियड में रहता है। तो ये जो वायबिलिटी है इनकी, जो वायबिलिटी है वो वायबिलिटी रहती है इनकी 6 माह तक। 6 माह वायबिलिटी जो है इनकी हो सकती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इनको जड़ने के तुरंत बाद जो है एक सुटेबल जो होस्ट जो है वो मिल जाए, सुटेबल जो प्लांट है वो मिल जाए जिसके ऊपर ये पुनः अंकुरित हो सकें। तो ये जो अंकुरण या जो जर्मिनेशन है, इस जर्मिनेशन के बीच में जो है एक रेस्टिंग पीरियड हो सकता है। अब जर्मिनेशन होगा तब क्या होगा, जर्मिनेशन होगा तब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस पूरे के पूरे भाग में, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, अब कैरियोगेमी करेगा। तो जर्मिनेशन से ठीक पहले क्या होता है, कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी में जैसे कि आप जानते हैं कि कैरियोगेमी में क्या होता है, कैरियोगेमी में दोनों न्यूक्लियस जो प्लस और माइनस के न्यूक्लियस जो हैं वो दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं, वो फ्यूजन करते हैं। और इस फ्यूजन के फलस्वरूप जो है अब आपको एक जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला एक सेल जो है वो मिलेगा। डिप्लॉयड न्यूक्लियस का मतलब है जिसमें दोनों न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज कर जाएंगे। तो ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है या जो ये डिप्लॉयड सेल होती है, इसको हम अब स्पोर जो है उसका रूप दे सकते हैं। ये हमारे पास एक ट्रू डिप्लॉयड स्टेज है, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो जो है केंद्रक थे जो मिले हुए नहीं थे, सिर्फ प्लाज्मोगेमी संपन्न हुई थी। अब प्लाज्मोगेमी संपन्न हो गई, इसके बाद जैसे कि हम पढ़ते हैं कि फंजाई में प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी और कैरियोगेमी के बाद जो है मियोसिस होता है। तो अब जब ये जो स्पोर जो है वो अंकुरित होगा तब उस अंकुरण के दौरान क्या होगा, जो मियोसिस है वो होता है। अब मियोसिस जो है वो कब होता है, तो ये देखिए आप, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो ए वाले डायग्राम में जो स्पोर है उसकी जो स्पोर वॉल है, जो स्पोर वॉल दो होती हैं। जैसे कि हमारे पास बाहर की तरफ हमने क्या बनाया था, बाहर की तरफ हमारे पास एक मोटी एक्साइन थी, ठीक है। तो वो एक्साइन जो है उसको तोड़ते हुए इंटाइन जो है वो बाहर आती है। कौन बाहर आएगा, जो इंटाइन है वो बाहर आ जाएगी। ये मान लो इंटाइन है और ये इंटाइन जो है वो बाहर आएगी, और बाहर आने के बाद क्या है, ये जो समसूत्री विभाजन है पहले वो होगा इसमें, सॉरी पहले जो है मियोसिस होता है इसमें। मियोसिस के फलस्वरूप जो है इसमें क्या है, 4 केंद्रक बनते हैं। मियोसिस या जिसको हम क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में या हिंदी में हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है 4 न्यूक्लियस जो है वो बनेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये तीसरा न्यूक्लियस और ये चौथा न्यूक्लियस, और ये प्लस स्ट्रेन के हैं 2 और इनमें से 2 जो हैं वो माइनस स्ट्रेन के हैं। ये दोनों माइनस स्ट्रेन के हैं। अब क्या होगा, जैसे ही ये 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, इन 4 न्यूक्लियस के बीच में जो है सेप्टा बन जाते हैं। जैसे इस अगले वाले डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सेप्टा बना, इन सेप्टा से चारों न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है प्रत्येक जो सेल है, जो प्रत्येक हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि अब ये मियोसिस के बाद जो है ये जो सेल्स हैं ये कैसी हो जाती हैं, ये हैप्लॉइड या एक न्यूक्लियस वाली सेल हो जाती हैं, जिनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो उतना ही है जितना प्राइमरी माइसीलियम की प्रत्येक सेल में था। तो अब जो हैप्लॉइड सेल बनने के बाद क्या है, ये प्रत्येक सेल जो है वो स्पोरोडियम बनाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, ये जो एक जो प्रत्येक जो सेल है इसकी, वो प्रत्येक सेल जो हैप्लॉइड सेल हमने अभी बनाई है मियोसिस के फलस्वरूप जो 4 सेल्स बनी हैं, उन 4 सेल में क्या होता है, आगे की तरफ समसूत्री विभाजन से कोशिकाएं बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये जो बनने वाली कोशिकाएं हैं इनको हम बोलते हैं स्पोरोडियम। क्या बोलते हैं इनको, स्पोरोडियम। तो ये स्पोरोडियम बनना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास, स्पोरोडियम, ये स्पोरोडियम बन गए भी। अब ये स्पोरोडियम जो है ये आगे चल के जो प्रत्येक जो स्पोरोडियम है ये अब
प्रत्येक जो प्लस स्ट्रेन होगा, अगर मान लो प्लस वाला न्यूक्लियस है तो उससे प्लस के स्पोरोडियम बनेंगे, और माइनस वाला स्पोरोडियम है तो उससे माइनस का स्ट्रेन जो है वो बनता है। प्रत्येक जो स्पोरोडियम है वो क्या करेगा, आगे बडिंग के थ्रू या जो सामान्य विभाजन है, समसूत्री विभाजन, उसके द्वारा जो है एक नया माइसीलियम जो है वो बना देता है। और ये नया माइसीलियम जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये स्पोरोडियम के जर्मिनेशन से बनने वाला जो माइसीलियम होगा वो हमारे पास होगा प्राइमरी माइसीलियम, क्योंकि अब जो ये माइसीलियम है इसमें क्या है, सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्राइमरी माइसीलियम। और ये प्राइमरी माइसीलियम हमें उसी स्टेज में ले जाता है दोबारा से जहाँ से हमने इस मेंबर को पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया है। स्पोर जो है वो जर्मिनेट कैसे होता है, जो बेसिडियोस्पोर या क्लेमाइडोस्पोर आपने बनाया है वो सबसे पहले मियोसिस करेगा। मियोसिस के फलस्वरूप जो है 4 सेल्स, 4 न्यूक्लियस बनेंगे पहले, उन 4 न्यूक्लियस में 2 प्लस स्ट्रेन के और 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं। अब ये जो 4 न्यूक्लियस बन गए, इन 4 न्यूक्लियस के ये 4 न्यूक्लियस जो है सेप्टा से अलग हो जाते हैं। सेप्टा से अलग होने के बाद ये जो है पुनः बडिंग के थ्रू जो है कुछ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरोडियम। ये स्पोरोडियम जो है आगे चल के जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट जिस टाइप का स्पोरोडियम है, मतलब अगर वो प्लस का स्पोरोडियम है तो प्लस का माइसीलियम बनेगा प्लस स्ट्रेन का, और अगर वो माइनस का है तो माइनस का स्पोरोडियम जो है वो बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे लास्ट में जो आपका लाइफ साइकिल है, उसकी लाइफ साइकिल में आप अगर इस डायग्राम को आप देख पा रहे हैं तो इस डायग्राम में सबसे पहले जो है माइसीलियम जो है वो स्टार्ट होता है। माइसीलियम क्या करता है, पहले जो ये जैसे माइसीलियम है ये स्टार्ट हुआ, इसने क्या किया, जो टीलियोस्पोर्स हैं वो बनाए। कहाँ से स्टार्ट होगा ये पहले माइसीलियम जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, फिर माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम जो है वो प्राइमरी माइसीलियम आगे चल के सेकेंडरी माइसीलियम में बदलता है। जो ये प्राइमरी माइसीलियम है, ये प्राइमरी माइसीलियम क्या करता है, सेकेंडरी माइसीलियम बनाता है डाइकैरियोटाइजेशन के द्वारा। डाइकैरियोटाइजेशन के फलस्वरूप जो है जब एक कोशिका में 2 केंद्रक बन जाते हैं उसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये स्पोर्स हैं इनसे ये ओवरीज जो है वो भर जाती हैं। ये ओवरीज भरने के बाद जो है वापस से जो आपका जहाँ बीज बनना था वहाँ क्या हो जाता है, अब स्पोर्स बनते हैं। तो ये या तो लूज होगा या कवर्ड होगा। लूज और कवर्ड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्लास में, मैंने आपको बताया था कि अगर लूज स्मट है तो स्पोर्स जो हैं वो ओवरी वाली जगह बनते हैं, जहाँ ओवरी है उस जगह पर पूरी की पूरी जगह में स्पोर्स बन जाते हैं। अगर कवर्ड स्मट है तो फिर क्या होता है, सीड का जो हस्क होता है, जो सीड का कवर होता है उसके साथ, या जो सीड में बीच में आपने देखा होगा गेहूं के बीच में एक लाइन सी होती है, उस लाइन वाली स्पेस में क्या होता है, ये स्पोर्स भर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है जब इस स्पोर को दोबारा से बोया जाता है, ये जो बीज है इसको दोबारा से बोया जाता है, तो अगर ये एक कवर्ड स्मट है तो फिर ये माइसीलियम जो है दोबारा से जब 6 माह बाद जो प्लांट जो है वो ग्रो करता है तब उसके बाद जो है फिर से ये इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्शन के बाद फिर से वही वाली जो है क्रियाएँ चलती रहती हैं बाद में, और ये जो वो क्रियाएँ हैं वो वापस से इसको जो है इसका माइसीलियम जो है उसको बनाती रहती हैं। अगर मैं इसको जो है हम डिनोट करें तो सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी माइसीलियम होता है हमारे पास। ये प्राइमरी माइसीलियम जो है, इस प्राइमरी माइसीलियम में सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी की कई विधियां हैं। इस प्लाज्मोगैमी के फलस्वरूप हमारे पास सेकेंडरी माइसीलियम बनता है। ठीक है, सेकेंडरी माइसीलियम जो है, ये सेकेंडरी माइसीलियम आगे चल के जो है रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो है हमारे पास ये जो स्पोर बनते हैं जिनको हम स्मट स्पोर कहते हैं। ये स्मट स्पोर जो हैं, अब इन स्मट स्पोर में पड़ा हुआ जो न्यूक्लियस है, जो स्पोर है जिसमें 2 न्यूक्लियस पड़े हैं, वो दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो क्या करते हैं, अब कैरियोगैमी करते हैं। तो इस कैरियोगैमी के फलस्वरूप जो है हमारे पास एक डिप्लॉइड स्पोर जो है वो बन जाता है। ये डिप्लॉइड स्पोर जो है वो क्या करता है, इसको 2n स्पोर बोलेंगे हम। ये 2n स्पोर बनेगा, और ये 2n स्पोर जो है आगे चल के जर्मिनेट होगा। जब ये जर्मिनेट होता है तो इस जर्मिनेशन के दौरान जो है एक डिवीज़न होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस, और इस मियोसिस के फलस्वरूप जो है 4 टाइप की जो 4 सेल्स जो हैं वो बनती हैं। इन 4 सेल्स में आगे जाके स्पोरोडियम बनते हैं, और ये स्पोरोडियम जो है वो क्या करते हैं, आगे चल के फिर से प्राइमरी माइसीलियम जो है वो बना देते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से लेके अगर इसको हम एक लाइन से स्प्लिट करें तो इस प्लाज्मोगैमी से लेके
और इस मियोसिस से ऊपर का पार्ट जो है ये तो इसकी एप्लोफेज होती है, ये क्या है इसकी एप्लोफेज, और ये जो नीचे की तरफ है ये क्या है इसकी डिप्लोफेज, क्योंकि यहाँ या तो प्रत्येक कोशिका में 2 न्यूक्लियस हैं या डिप्लॉइड जो सेल है वो हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये क्या है डिप्लोफेज। तो 2 टाइप की फेजेज हैं हमारे पास, एक एप्लोफेज और एक डिप्लोफेज। ये जो है पूरा का पूरा एक विवरण था कि कैसे जो है इन्फेक्शन होता है, कैसे गेहूं के प्लांट का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, और कैसे जो है ये जो अस्टिलैगो है ये अपना जीवन चक्र जो है वो पूरा करता है। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इस पूरे मेंबर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपका कोई डाउट है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। मैं आपका जो कमेंट है उसको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये एक बार में समझ ना आए तो आपको इसको बार बार देखना है, आपको 2 बार 3 बार इसको देखने के बाद जो है आपको ये सर्टेनली जो है निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जो है वो अल्टरनेरिया पर होगी, वो जो है हम कल पढ़ेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।